नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। समलैंगिकता जुर्म है या फिर हक? इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच करेगी। 3 जजों की बेंच ने इस मामले को 5 जजों की बेंच को रेफर कर दिया है। हालांकि अभी तक 5 जजों की कमेटी बनाने और अगली सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी निर्णय को चुनौती देने वाली क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई थी और यह सुनवाई ओपन कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ सुप्रीम कोर्ट के ही 11 दिसंबर 2013 के फैसले के खिलाफ डाली गई क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। क्या समलैंगिकता पसंद का मामला है? या फिर समलैंगिकता जुर्म है? क्या समलैंगिकता है मानवाधिकार का हनन? समलैंगिकता है बीमारी? इस तरह के तमाम तर्क वितर्क के बीच मंगलवार को सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट की नजर में क्या है समलैंगिक संबंध? आईपीसी की धारा 377 के बारे में क्या सोचता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का रुख जब सामने आया तो कुछ ऐसी रही उम्मीद लगाने वालों की प्रतिक्रिया। चीफ जस्टिस ने माना है कि जो 377 का मुद्दा है वो एक संवैधानिक मुद्दा है। उसकी जो मूल है 5 जजों के बेंच के सामने उसकी चर्चा होनी चाहिए और जो ये मुद्दा है वो किसी एक अल्पसंख्यक ग्रुप का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है मौलिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का। तो इस विषय को जिस तरह की इंपॉर्टेंस हम देना चाहते थे आज कोर्ट ने दी है। I'll say that we are reborn every day and every day is a new fight. So we are going to survive another day. Even if the Supreme Court had dismissed the petition, we wouldn't have been defeated. But the fact that they have accepted it for further hearing is definitely a big victory. असल में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले के फैसले में अप्राकृतिक यौन अपराधों से आईपीसी की धारा 370 की वैधता बरकरार रखी थी। कोर्ट ने इसके बाद जनवरी 2014 में अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाएं भी खारिज कर दी थी। क्यूरेटिव पिटीशन यानी सुधारात्मक याचिका कोर्ट के जरिए अंतिम न्यायिक उपाय बचा था, सो याचिकाकर्ताओं ने इसकी तरफ रुख किया। आमतौर पर सुधारात्मक याचिकाओं पर जज अपने चैम्बर में ही विचार करते हैं, लेकिन बिरले मामलों में ही कोर्ट में इस पर सुनवाई की जाती है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में दलील दी कि शीर्ष अदालतों का 11 दिसंबर 2013 का फैसला त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये पुराने कानून पर आधारित है। इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया। यहाँ तक कि कई हस्तियों ने समलैंगिकों के समर्थन में बयान दिए। Everyone should have the liberty to live their life the way they want to, make every choice to do what you want, to wear the clothes you want, to love the person you want to. I just think love, sex, whatever, you should be allowed to do what you want to. I don't know how it's gone into this zone at all, because ultimately everyone's a human being, so there's nothing like in fact, if you go down old Indian history, any civilization, this has always been prevalent. So when did this turn come of oh my God, that this has to be decriminalized or criminalized in the first place? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस मुद्दे पर लंबे समय तक बहस होती रहेगी, ये तय है। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। अब बड़ा सवाल यही कि समलैंगिकता कोई जुर्म है या फिर ये हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है, या कहें कि एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है। बहुत से सवाल भी इस पर उठ रहे हैं, जो कि आज हम मुद्दा में भी उठाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समलैंगिकता अपनी पसंद का मामला नहीं है? एक और बड़ा सवाल ये कि क्या समलैंगिकता को अपराध के दायरे में रखना मानवाधिकार का उल्लंघन है?
क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुनवाई के लिए मंजूर कर मामले की गंभीरता को माना है? क्या समलैंगिकों को दूसरों की तरह जीने का हक नहीं मिलना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है। एक और सवाल जो कि आज मुद्दा में हम उठाएंगे वो ये कि क्या सेक्युलरिटी यानी कि सेक्सुअलिटी यानी कि यौनिकता पूरी तरह से प्राइवेसी यानी कि निजता का मामला नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आज हम मुद्दा में उठाएंगे। समलैंगिकता जुर्म है या फिर हक, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ, हमारे साथ इस वक्त मुंबई से ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मौजूद है, गे राइट एक्टिविस्ट हरीश अय्यर मौजूद हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है इस मामले में याचिकाकर्ता रहे पंडित सुरेश कौशल, साथ ही साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के रुख को बहुत वेलकम करती हूँ और ये गणतंत्र को स्थापित रखने में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जिस कदर से अपना नजरिया रखा है कि 5 बेंच के पीठ को ये विचार करने की इस सेक्शन 377 को दिया गया है, मैं बहुत वेलकम करती हूँ। लेकिन इससे आपको कोई उम्मीद जगती दिख रही है या नहीं? जुडिशरी जो है, जो सबसे बड़ी, अरे क्योंकि उम्मीद आखिरी अगर रास्ता सुप्रीम कोर्ट बचता है। चाहती तो खारिज भी कर सकती, बहुत उम्मीद है, उम्मीद से जिंदगी टिकी हुई है। चलिए, हाँ? आखिरी रास्ता, ये आखिरी बार ये एक्सेप्ट हुई है पिटीशन, ये आखिरी रास्ता है अब आपके पास? हाँ, ये आखिरी रास्ता है और हम एक सबसे बड़े गणतंत्र के हम वासी हैं। किसी वो क्या कहते हैं, मोरालिटी के आधार पे या किसी के दृष्टिकोण के आधार पे हम अपने संविधान या अपने कानून के बारे में कोई सेक्शंस को रखना या निकालना ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमें जीने का हक है, हमें सम्मान से रहने का हक है, हमारे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और सारे संवैधानिक अधिकारों का अगर ये सेक्शन 377 रहा तो ये सिर्फ समलिंगों के लिए नहीं है, ये मुख्य धारा के लोगों के लिए भी है और पर लोग यही कहते हैं कि ये सिर्फ समलिंगों के लिए है। तो ये सेक्शन 377 को जाना होगा और मैं वेलकम करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को। जी सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप ही ने ये पिटीशन डाली थी, आप ये बताइए आपको इसमें गलत क्या लगता है? हम लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबसूरती तो इसी में है, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं, तो फिर आपत्ति आपको किस बात पर थी? मेरे को क्यों आपत्ति होने लगी? मेरे को आपत्ति है जैसे इन्होंने कहा गणतंत्र जो है उसमें आपको सिर्फ 25 लाख लोगों का भविष्य नहीं देखना है, आपको 120 करोड़ लोगों का भविष्य भी देखना है। जब आप गणतंत्र की बात करते हैं तो इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि गणतंत्र के लिए एक संविधान बना है और ये इस बात का ध्यान रखें कि जजेस ने आज अगर 3 लोगों की पीठ ने 5 जजेस के लिए इसको किया है तो संविधान का मामला है। मामला अगर किस भी रास्ते पे चलता है, अल्टीमेटली जो है देश ऐसी अव्यवस्था के साथ में नहीं चल सकते हैं। आप मतलब देखिए, मैंने आपको बोला नहीं था, मैंने आपको रोका नहीं था, आपने मोरालिटी की बात की, सुन लीजिए। अब आप, अगर मैं आखिरी इंसान हूँ तो आप अपने मोरालिटी के हिसाब से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ना। मैं अब मोरालिटी पे थोड़ा सा बोल दूं, घर में रखिए आप संविधान को या ये संविधान को आप अपनी मोरालिटी लाके या अपना वजूद लाके आप दूसरों के वजूद को खत्म नहीं कर सकते। यही खूबसूरती है मेरे गणतंत्र की, यही खूबसूरत है मेरे संविधान की। मेरे गणतंत्र की ये खूबसूरती है कि मोरालिटी का आधार लेकर मेरे देश का जवान अपनी जान देता है, उसके जीने का हक है, परंतु उसे मालूम होता है जब वो बॉर्डर पे जा रहा है कि मैं मर सकता हूँ, ये उसकी मोरालिटी है। आप मोरालिटी पे लेक्चर मत दें, मोरालिटी देश के लिए बहुत जरूरी है। आप मोरालिटी को एक टैबू ना माने। आप देखिए, एक बात को समझें, वो आप दो बातें, आप सिर्फ सेक्शन 377 के बारे में बात कीजिए, हम भी सम्मान करते हैं। सेक्शन 377 का क्या फौज के ऊपर लागू नहीं होगा? क्या पुलिस के ऊपर लागू नहीं होगा? हम भी सीमा पे खड़े रहेंगे। आंतरिक सुरक्षा के ऊपर लागू नहीं होगा? हम सीमा पे खड़े रहेंगे। जहाँ पे अमेरिका में हुआ है, इराक से कैसे भागी है उसकी फौज। लक्ष्मी, सुरेश जी, मैं इसमें हरीश अय्यर को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। जो तर्क सुरेश जी यहाँ पर दे रहे हैं, क्या इसमें समाज खत्म हो जाता है? ये तर्क से सहमत हैं आप? हरीश, क्या सहमत हैं आप? मुझे तो हंसी आ रही है ये सोच के कि ये उदाहरण दे रहे हैं सीमा में जवान का, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम मैंने मोरालिटी का बोला है,
मोरालिटी स्ट्रांग है जवान की, तभी वो जान देता है। अगर उसने मोरालिटी छोड़ दी तो आप ये आप टीवी पे आ भी नहीं पाएंगे। अगर जवान ने अपनी मोरालिटी छोड़ दी, देश का क्या होगा समझ भी नहीं सकते हैं। से बेडरूम में कुछ करना चाहें प्राइवेट में, जवान का ही बेडरूम होता है, या पुलिस को या हमारे सोसाइटी को, सारे लोगों को बेडरूम राइट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। ये सिर्फ सवाल इतना है, तो उनको खाली हमें ये बताना है कि वो सवाल में उनका क्या रखते हैं, उस सीमा में क्या लोग करते हैं, ये हम बिल्कुल जानते हैं। ये धारा 377 में फौज को अलग नहीं किया जा सकता। कोई रिलेशनशिप जवान के डिसिप्लिन तो बस आप कॉम्प्लिकेट करके और कोई चीजें बोल के, जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है तब आप और बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं। जितने आप 25 लाख लोग हैं उससे ज्यादा की हमारी फौज है। बताइए कि अगर मैं एक अडल्ट हूं और मैं किसी अडल्ट के साथ हूं अपने बेडरूम में, क्या मुझे इसके लिए जेल में जाना चाहिए क्या नहीं? सेक्शन 377 के बारे में बात कीजिए। मैं जेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। विक्रम सिंह जी, क्या ये प्राइवेसी का मामला नहीं है? नवजोत जी, मैं सिर्फ कानून को मानता हूं और जब तक कानून प्रासंगिक है उसका अनुपालन करना ये हम पुलिसकर्मियों का धर्म है। उसमें निजता को ले आना, हम जब सुसाइड करते हैं तो भी अकेले में करते हैं, हम जब ड्रग्स लेते हैं तो भी अकेले में करते हैं, हम कोई और भी कार्य करते हैं जो कि संविधान और कानून अलाउ नहीं करता है, बेडरूम में करते हैं। बेडरूम में एकांत में करने का क्या ये तात्पर्य है कि जो गैर कानूनी उसको करने की स्वतंत्रता है? नहीं है। 377 की बिल्कुल स्पष्ट दिया है। बड़े धीरज के साथ मैंने आप सब विद्वानों को सुना, कृपा करके एक होमोसेक्सुअल्स पे लागू नहीं होता है, हेटेरोसेक्सुअल्स पे लागू होता है। मैं वही निवेदन कर रहा हूं, हर अननेचुरल सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, वो यौन क्रिया कानून के खिलाफ जा रहा है। पुरुष के साथ, महिला के साथ, पशु के साथ जो होता है वो दंडनीय है, धारा 300। जी, हम पशु के साथ करना भी नहीं चाहते। मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं लॉ की जो बात आपने की मैं उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। बड़े धीरज के साथ हम सब ने आपकी बात सुनी। मेरा निवेदन है जरा आप भी जरा थोड़ा धैर्य रखें और बात सुनने की कृपा करें। अगर 377 अपने विचार जो समाज का विचार नहीं आपने थोपने की कोशिश की है। मैं कोई किसी पे नहीं थोप रहा है, नहीं कर सकते। ये कानून मेरी पैदाइश के पहले आया था और 4 जनरेशन के पुलिस अधिकारियों ने इसका अनुपालन किया है। और ये कानून जब सुप्रीम कोर्ट बदल देगा उसके लिए मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन जब तक कानून नहीं बदलता है तब तक जो कानून है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उस पर पूरी प्रभावी कार्रवाई होगी। एक एक करके बात करें, नहीं तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। विक्रम सिंह जी, मेरा निवेदन यह है कि हम लोग कानून की आलोचना जब सुप्रीम कोर्ट किसी के पक्ष में, अगर आपके पक्ष में दे देता है, तो मैं पुनः सबको तब भी यही कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है उसका अनुपालन करना हमारा कार्य है। लेकिन वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसकी हम आलोचना, टीका टिप्पणी करें, लेकिन उसका अनुपालन करना प्रत्येक पुलिस बल का धर्म है। पर विक्रम सिंह जी, इसमें फिर वो भी बातें आती है जो बात अभी हरीश जी कह रहे थे, लक्ष्मी कह रही थी, वो सारी बातें इसमें आती हैं कि ये तो आजादी है, ये तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हर कोई कुछ भी बोल सकता है किसी भी तरीके से, अपनी तरह से। मुझे ड्रग्स लेने की आजादी है, मुझे 377 में पशुओं के साथ यौन क्रिया करने की आजादी है, मुझे वो सब काम करने की आजादी है जो आईपीसी हमें मना करता है। आप अगर उसको अपनी निजता से अपना मौलिक अधिकार माने तो ये आपके अंदर कमी है। लॉ जब बदल जाए तब आपको अधिकार मिलता है उसको तोड़ने का, उसको पहले आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। इसी पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब आपने आजादी की बात की तो आजादी पे एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि मेरे को भी अपने कानून के, संविधान के अंतर्गत अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने मोरालिटी को रखने की आजादी है, अपने विचारों को रखने की आजादी है, क्या बात है, और अपने प्रोफेसी को रखने की आजादी है। इसलिए सेकुलर कंट्री है। अगर ये बात ना होती, अगर ये देश इतना निर्मल होता तो ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कनाडा से आई हुई एक औरत को, जो कि लेस्बियन है, जो वहां की शायद प्रधानमंत्री है क्या है, उनको सरोपा देने से मना किया। ये मोरालिटी के ऊपर उसका डिसीजन हुआ है। आप बात करते हैं कानून की, कानून पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 3 जजेस की बेंच को ने 5 को रेफर कर दिया। हो सकता है उसके बाद ये अगर कुछ भी हो ये पार्लियामेंट में चला जाए। देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखें, इसको धार्मिक पक्ष को आप एक प्रकार से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। गीता, कुरान, बाइबल, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ इनका हजारों साल में? एक बार भी नहीं। जबकि कानून हमारा अमेंडमेंट होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है।
अब ये कानून की दुहाई देते हैं कि पुराना कानून है। नहीं, जब पर बात सुरेश होती है जी, किसी सुप्रीम अच्छी कोर्ट धारा ने की तो तो कहते समझी हैं ये बाबा बात, साहब इसीलिए अम्बेडकर का उन्होंने कानून सबसे मंजूरी अच्छा दी है ना है, petition को। जबकि ये बात होती है तो कहते हैं ये पुराना कानून है। सुरेश जी, किसी ये क्यों? मंजूरी दी गई है, कोर्ट ने भी इसकी गंभीरता को समझा, इसीलिए मंजूरी दी गई ना। मेरे हिसाब से तो कोर्ट ने इसके संवैधानिक पक्ष के लिए इनको मंजूरी दी है, ठीक है। इनको बधाई हो उसके लिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने एक संवैधानिक मुद्दे को उसके ऊपर विचार करने के लिए रखा है। ये नहीं है कि इनका हक सही है या गलत है, कि संविधान की धाराओं का वायोलेशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये काम जो था जस्टिस सिंघवी ने कहा था कि ये पार्लियामेंट का है, ये कुछ लोगों का अधिकार नहीं है। तो पार्लियामेंट के जो उनका अधिकार था, पार्लियामेंट के अधिकार को दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज थे उन्होंने उसका वायोलेशन किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। अब भी सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसी आधार के ऊपर से एक्सेप्ट किया है। मेरी अपनी सोच है, मैं कह नहीं सकता कि वो सही है या गलत है। हरीश अय्यर, इस पर क्या तर्क है अब आपका? तो हम कहते हैं कि कुछ लोग, ये इनके शब्द में पता चला कि एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, कुछ लोग। तो कुछ लोग, अगर मैं एक भी आदमी हूं, अगर मैं एक गे हूं, क्योंकि ये हमारा मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट तो है नहीं, तो अगर मैं एक भी गे आदमी हूं इस देश में तो मेरे राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं माइनॉरिटी हूं तो मेरे राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मैं सिर्फ एक आदमी हूं और मैं एक अडल्ट हूं, और जो मैं और जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास इश्यूज कम हैं? क्या हमारे पास क्या हमारे सोसाइटी में क्या लॉ एंड ऑर्डर हर चीज में सही है? दैट यू वांट टू रन बिहाइंड दो समलैंगिक लोग जो आप आपस में कर रहे हैं, उनके बेडरूम तक आप जाना चाहते हैं, मगर जो लॉ एंड ऑर्डर है, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि आप इसको लीगलाइज कर दीजिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ मेकर्स कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स। नहीं, ये जी हाँ, नवजोत जी, मेरा निवेदन है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मेरा अधिकार है, एक व्यक्ति का भी अधिकार है तो वो मानने योग्य है और उसके ऊपर चिंतन आवश्यक है। लेकिन हमारा, आपका, किसी का भी कोई अधिकार कानून की परिधि के अंदर प्रासंगिक होता है, कानून के बाहर किसी का अधिकार प्रासंगिक नहीं होता है, और न वो अधिकार के रूप में उसको आप मांग उसकी की जा सकती है। हाँ, यही कानून अगर सुप्रीम कोर्ट पारित कर दे तो बिल्कुल आपका अधिकार हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक उसको अधिकार मारना भी औचित्यपूर्ण नहीं है। सुरेश जी, ये तर्क आप भी देते हैं, इसको समाज से जोड़कर देखते हैं कि अगर हम इसको लीगलाइज कर देंगे तो कहीं ना कहीं खतरा सा हमारी सोसाइटी को है, हमारे समाज को है, समाज खत्म हो जाएगा। इस तरह के तर्क बहुत से विद्वानों की तरफ से भी आए हैं। तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये लीगल भी है, और हिंदुस्तान में लीगल क्यों नहीं, ये उनकी तरफ से भी तर्क है। जी, अब आप मेरे को बीच में टोकिएगा नहीं, मैं आपसे एक छोटा निवेदन कर देता हूं कि जो भी कंट्रीज जहां पे धर्म की प्रधानता है वहां पे कहीं पे अलाउड नहीं है। आप सूडान से, सऊदी अरेबिया से, अल्जीरिया से लेके पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, हम कंट्रीज को फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान जिन पश्चिमी देशों को फॉलो करता है, उन देशों में ज्यादातर देशों में अब वो वक्त आ गया, अब नहीं फॉलो करते। एक सेकंड सुनिए, अगर ये बात होती तो यूएनओ ने योगा डे क्यों मनाना शुरू किया है? हाँ। इस बात को देखिए, अगर हमें महाशक्ति बनना है तो अमेरिका को हमें फॉलो करना होगा, हम उनको फॉलो क्यों करें? आप मेरे को ये बताइए, उनके जो कानून है, जो गंदे भ्रष्ट कानून है, जिनके बेस के ऊपर आज उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है, हर जगह पे, अमेरिका में, अफगानिस्तान में उनको मार पड़ी, इराक में मार पड़ी, क्या हमें उनको फॉलो करना चाहिए? उन्हें चाहिए हमें फॉलो करें। अब वो हम अपनी जो एक मानसिकता है कि अब देखिए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड वहां पे क्यों नहीं है, पूरे एशिया कंट्री में क्यों नहीं है? दुनिया की आज जो है 75% पॉपुलेशन इसको नहीं मानती। नंबर ऑफ कंट्रीज मत गिनिए, वो कंट्री है जिनको अमेरिका और यूरोप अपने आर्थिक आधार पर नियंत्रण करते हैं, उनके कानूनों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप भौगोलिक आधार पर देखेंगे तो दुनिया की 75% एरिया में लागू नहीं है, और 75% जो है पॉपुलेशन के ऊपर ये लागू नहीं है, ना ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर है। यदि आप सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये नगण्य से हो जाएंगे जिनकी ये बात करते हैं। वो खुद तो उस कंट्री पे कहाँ है धर्म, मेरे को बताइए। ठीक है, योगा को तो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा संविधान ये कहता है हम किस तरफ जा रहे हैं, दिशा बोध होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहता है कि शराबबंदी हमारे समाज में होनी चाहिए, यानी प्रोहिबिशन। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल कर दिया जाए, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, किसका हमें अनुकरण करना है, किस दिशा में हमको जाना है? स्कूल से और मंदिर से 100 गज की दूरी पे क्यों है शराब की दुकानें? अगर किसी की मानसिकता पे प्रभाव नहीं होता तो बच्चे की मानसिकता पे कैसे प्रभाव हो जाएगा? मानवेंद्र सिंह गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। मानवेंद्र सिंह गोयल हमारे साथ है, इस पर आपका क्या तर्क है मानवेंद्र? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, खासतौर के ये जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया था, ये इसी वजह से किया था कि इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया था वो हमको लगा था कि कुछ मुद्दों को लेकर
गलत था और बहुत जरूरी था कि हमारे भारत के संविधान ने हम लोगों को जो इक्वल राइट्स दिए हैं हर एक भारत के नागरिक को, तो मुझे लगता है कि हमें पूरा हक है कि हम एक नागरिक की तरह हमको उसी तरह के राइट्स, इक्वल राइट्स मिले। तो वो एक हमारी राइट्स की लड़ाई है, एक मानव अधिकार की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ये न्याय से हमारे देश को ही नहीं पर पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक एवेन्यू इसको मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे देश में अभी भी न्याय है जी। और मुझे बहुत ही सकारात्मक लगता है कि उम्मीद आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है। ये तर्क मैं विक्रम सिंह जी आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगी, क्योंकि ये तर्क वो लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं और सवाल यहाँ पर यही उठाते कि क्या हमें समाज में आम लोगों की तरह जीने का हक नहीं है? अब ये सवाल भी इसमें उठते हैं। नहीं, क्यों नहीं। मानवेंद्र जी ने बड़ी मार्मिक बात कही है, सबको समाज में जीने का बराबर का अधिकार है, सबको, बिना किसी अपवाद के, एक्सेप्शन के। लेकिन सबको कानून के अंदर, कानून की मर्यादा के अंदर जीवित रहने का और अपनी बात कहने का अधिकार है। कानून तोड़ करके, उसकी सीमाओं का उल्लंघन करके, उसका अतिक्रमण करके जीवित रहने का औचित्य न मुझे है, न पंडित जी को है, न आपको है, न किसी को है। और अगर कानून आ जाता है तो बेशक कानून की परिधि के अंदर जो चाहे करे, लेकिन जब तक कानून व्यवस्थित है, कानून 377 मान्य है, तब तक 377 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आपको उसका पालन करना पड़ेगा। ये अनिवार्यता है कानून की। जी हरीश अय्यर जी, सिर्फ एक्सेप्ट हुई है ये पिटीशन। अब ये बताएं कि अगर यहां से भी मायूसी आपको मिलती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? कहां जाएंगे फिर आप लोग? जी, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक सेक्शन 377 की जब हम बात करते हैं तो गे होना गलत नहीं है। क्या ये मानते हैं? क्या एक चीज तो है कि गे होना, तो किसी कानून ने ये नहीं कहा है कि मैं गे नहीं हो सकता हूं, बस लोग ये कहते हैं कि मैं सेक्स नहीं कर सकता हूं, अननेचुरल सेक्स नहीं कर सकता हूं, वो लोग कहते हैं। नाउ अगर ये कानून, अगर सोचो अगर यहां से हमें मायूस होना पड़े तो एक ही ये बनता है कि हम पार्लियामेंट में इस विषय को उछालें, तो शायद हमारा स्ट्रगल और लंबा बनेगा और थोड़ी देर लगेगी हमें आजादी मिलने में, मगर आजादी तो जरूर मिलेगी एक ना एक दिन। देखिए नवजोत जी, गे एकदम अननेचुरल है। उसका एक बात का सिंपल सा उदाहरण है कि बॉडी इंजीनियरिंग के हिसाब से ईश्वर ने या प्रकृति ने, या भगवान को ना माने तो प्रकृति ने समलैंगिकता के केस में, होमोसेक्सुअल्स के केस में शरीर के जिस भाग का उपयोग हो रहा है वो शरीर की गंदगी को बाहर फेंकने के लिए उसको बिल्कुल, बेशक जानवर और इंसान हो, इंजीनियरिंग इस प्रकार की नेचर के द्वारा की गई है, वो बाहर से कुछ एक्सेप्ट नहीं करने को होती है उसमें। वहां से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना जो है वो मृत्यु के समान है। दूसरे, जब आप योगा डे की बात करते हैं तो जिस जगह पे ये आघात होता है होमोसेक्सुअल के केस में, वो मूलाधार चक्र का स्थान है, वो योगा के दृष्टिकोण से देवी भक्ति की वहां पे सोने की जगह है, शी रेस्ट देयर, आराम से उस मुद्रा में सोई होती हैं। इसलिए धर्म की बात करें तो भी, और नेचर की बात करें, भाई जो भाग शरीर का नेचर ने ही उसको नहीं बनाया इस चीज के लिए, तो आप पश्चिमी जो है साइकेट्रिस्ट है उनका उदाहरण देके WHO ने किया, सारी गलत है। भारत के जो हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, यूनानी और जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनसे भी तो बात करें। सिर्फ एक बार के अब उनका बात करके इसको कैसे कर सकते हैं? सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश जी आपका भी शुक्रिया। तमाम विद्वान है, सबकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल ये पिटीशन एक्सेप्ट हुई है, इस पर तर्क वितर्क चलते रहेंगे और इस पर क्या नतीजा होगा उस पर भी रहेगी हमारी नजर।